बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सानाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूजीलैंड। सारम बर्नी केस के हवाले से नाज़रीन मैं डे बाय डे आपको अपडेट कर रही हूँ और बिलख़ुसूस जो एफआईए की तरफ से तहकीकात की जा रही हैं और इन तहकीकात का दायरा-कार जैसे-जैसे बढ़ाया जा रहा है वो सारी चीज़ें आपसे मैं शेयर करती रहती हूँ। आज की वीडियो में बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपसे शेयर करनी है कि सारम बर्नी जो हैं वो एफआईए को किस तरीके से चकमा दे रहे हैं कि कुछ भी इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की जाती है, तो उनका क्या मौक़िफ़ है, किस तरीके से वो एफआईए वालों को परेशान कर रहे हैं, एफआईए का इसके बारे में क्या कहना है और इसके साथ-साथ जो इस ट्रस्ट की इंचार्ज हैं 2 जो कि बच्चों को अपने पास कोई भी आता था उनके पास कि हमने अपना बच्चा यहाँ पे ट्रस्ट के अंदर देना है या हमें कहीं से ये बच्चा मिला है, जिस तरीके से कि इन्होंने मौक़िफ़ अपनाया हुआ था। तो हलफ़नामे वग़ैरह वो साइन करवाती थी और जो भी डील होती थी, वो सारे मामलात पैसों वग़ैरह के ये 2 ख़वातीन जो इंचार्ज हैं हुमा और हुमैरा, ये दोनों डील करती थी। सौलत, हुमा और हुमैरा 3 अफ़राद ऐसे हैं जो कि सारम बर्नी के ट्रस्ट के अंदर इंचार्ज थे और इन्होंने जो भी मामलात थे ट्रस्ट के वो इन्होंने सँभाल रखे थे। लेकिन जिस दिन से सारम बर्नी को अरेस्ट किया गया है, ये तीनों के तीनों रुपोश हैं, छुपे हुए हैं, एफआईए इनको ढूँढ रही है, छापे भी मारे जा रहे हैं कि इनको किसी तरीके से पकड़ा जाए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसा क्या ये काम गलत कर रहे थे कि जो इनको छुपना पड़ा है और ये रुपोश हैं, इनका कुछ पता नहीं, मोबाइल फ़ोन इन्होंने बंद कर रखे हैं, लोकेशंस वग़ैरह भी ट्रेस की जा रही हैं, लेकिन अभी तक इनका कुछ पता नहीं चल सका है। सो इसके साथ-साथ एफआईए की जो तहकीकात हैं, उनमें सारम बर्नी के हवाले से जैसे कि इंसानी स्मगलिंग के जो शवाहद दिए थे अमेरिकन कॉन्सुलेट ने, उसके ऊपर तो तहकीकात अपनी जगह पे जारी हैं, 164 के बहुत से लोगों के बयानात जो हैं, वो भी अदालत के सामने रखे गए। मज़ीद 15 लोग तैयार हैं जो कि 164 का बयान जो आगे फाइनल चालान पेश किया जाएगा, तो उसमें वो अपने बयान रिकॉर्ड करवाएँगे, अदालत के सामने रखे जाएँगे। केस को बहुत ज़्यादा मज़बूत बनाया जा रहा है, 164 के जो बयानात वग़ैरह हैं, वो साथ लगाकर। लेकिन अब एक चीज़ और सामने आ रही है कि एक तो जिस तरीके से इनका ट्रस्ट जो है वो गैर कानूनी है, वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। दूसरे नंबर पे इनके जो इदारे के मेन लोग हैं, वो क्यों छुपे हुए हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है अपनी जगह पे कि अगर ये लोग इतने फेयर हैं और ट्रस्ट के अंदर सब कुछ बकौल सारम बरनी के कि उनके खिलाफ जो है कोई इस तरीके से उनको गिराने की कोशिश कर रहा है, उनकी इज़्ज़त को उछालने की कोई कोशिश कर रहा है, उनका किरदार ख़राब किया जा रहा है, तो फिर ये लोग छुपे क्यों हुए हैं? इनसे हलफ़नामे माँगे गए हैं। आज तक 26 हलफ़नामे माँगे गए थे, लेकिन जब से ये केस स्टार्ट हुआ है, एफआईए का कहना है कि एक भी हलफ़नामा उन्हें नहीं दिया गया, ट्रस्ट की तरफ से और सारम बरनी के साथ जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसके बारे में एफआईए का कहना है कि सारम बरनी से जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है या उनसे कुछ पूछ-गिछ करने की कोशिश की जाती है, जबकि वो रिमांड में भी थे, तो सारम बरनी किसी भी बात का जवाब नहीं देते हैं। यानी वो बिल्कुल खामोश हैं, बिल्कुल भी एफआईए के साथ वो तामुन नहीं कर रहे हैं। अब रहेगी बात कि जो इनके अकाउंट्स हैं, उनको चेक किया जाना है कि जो अकाउंट्स हैं, उनको फंडिंग कहाँ-कहाँ से होती है और ये लोग आगे किस-किस को जो है वो पैसे ट्रांसफ़र करते रहे हैं। जैसे कि इनके 2-3 अकाउंट्स जब चेक किए गए हैं, तो उनके अंदर जो मेज़बान हैं निदा यासिर उनकी काफ़ी इस हवाले से प्रूफ़ मिले हैं कि उनको मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ बड़े-बड़े भारी रकम के चेक जो हैं, वो उनको दिए गए हैं। क्योंकि जो निदा यासिर हैं एफआईए ने उनको भी इसमें इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया है, उनकी भी तहकीकात हो रही हैं क्योंकि निदा यासिर सारम बरनी ट्रस्ट के साथ बड़े सालों से अटैच है और सारम बरनी का नाम इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचाने के लिए निदा यासिर ने बड़ा अहम रोल प्ले किया है और निदा यासिर के साथ-साथ उनके जो मॉर्निंग शो के
प्रोड्यूसर हैं वो भी बुरे फँस चुके हैं, उनको भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है क्योंकि इनके जो मॉर्निंग शो थे वो सिर्फ़ शो की हद तक नहीं होते थे। उसके अंदर जो फेक शादियाँ करवाई जाती थी यानी जो जाली शादियाँ करवाई गई हैं उनके बारे में एफआईए के पास बहुत सारे सबूत हैं और जिन लड़कियों को उसमें इस्तेमाल किया गया है, वो लड़कियाँ गवाह के तौर पे 164 का बयान जो है वो अदालत के अंदर देने को तैयार हैं और ये बयानात अगर निदा यासिर के खिलाफ जिस तरीके से एफआईए बनवा रही है या कोशिश कर रही है कि ये निदा यासिर के खिलाफ बयानात सामने आएँगे, तो निदा यासिर जो हैं वो भी इस शिकंजे में बुरे तरीके से फँसेंगी और उनके साथ-साथ जो है उनके शौहर यासिर हुसैन उनका भी नाम आ रहा है कि कुछ चेक, कुछ अमाउंट्स वग़ैरह जो हैं वो यासिर हुसैन को भी ट्रांसफ़र की गई हैं। सो इनके जो बैरूनी ममालिक के दौरे थे, इन्हें सैरो-तफ़रीह करवाई जाती थी, तो सारम बनी कि जब ये निदा यासिर बड़े-बड़े प्रोग्राम्स करती थी और इनको लाखों में यहाँ से इमदाद लेके देती थी, पूरी इमदाद की कैंपेन चलाई जाती थी, मुख्तलिफ लोगों को उसमें इनवाइट किया जाता था, मुख्तलिफ एक्ट्रेस को टीवी अदाकाराओं को और दीगर शोबा ज़िंदगी से रखने वाले लोगों को जब इनवाइट किया जाता था, उनसे कैंपेन चलवाई जाती थी और नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे ठीक-ठाक पैसे जो हैं करोड़ों में इकट्ठे होते थे। सो उसमें निदा यासिर का ठीक-ठाक हिस्सा होता था कमीशन के तौर पे। इसी तरह जो सैयद इकरारुल हसन हैं वो भी सारम बरनी ट्रस्ट के साथ बड़े अरसे से काम कर रहे थे और इनके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में उन्हें देखा जा सकता है। जो ये शादियाँ वगैरह करते थे उनमें भी कई प्रोग्राम्स में इन्होंने इकरार ने भी शिरकत की हुई है। इसके साथ-साथ इकरार ने कुछ प्रोग्राम्स ऐसे किए थे जिसमें कि वो ये बताना चाहते थे कि ये जो बरनी ट्रस्ट है इस पे उनको ब्लाइंड फेथ है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग पैसे दें, ज़कात की मद में इनकी मदद करें, इनके पास बहुत सारी बच्चियाँ हैं बेसहारा, इन्होंने उनकी शादियाँ करनी है, इनके पास ऐसी बच्चियाँ हैं कि जिनका कोई माँ-बाप कोई भी नहीं है, वो लावारिस है। लेकिन ये सारी चीज़ें अब झूठ साबित हो रही हैं क्योंकि कोई भी बच्ची ऐसी नहीं है कि जो इनके इदारे में लावारिस आई हो। एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है। दूसरे नंबर पे जिन बच्चियों की शादियाँ करवाई जाती थी लावारिस कह के कुछ बच्चियाँ ऐसी सामने आ चुकी हैं कि निदा यासिर ने अपनी शो के अंदर 2 से 3 दफ़ा उन बच्चियों को इस्तेमाल किया दुल्हन बनाकर और उनकी बार-बार शादियाँ करवाई हैं, बरनी ट्रस्ट के नाम के ऊपर। हालाँकि वो भी फेक सारी शादियाँ हो रही होती थी और इस चीज़ का जो है वो पोल खोला था असल में जो सारम बरनी के भाई हैं इंसार बरनी उन्होंने। क्योंकि उन्होंने ये बताया था कि ये निदा यासिर के प्रोग्राम के अंदर जो शादियाँ करवाई जाती हैं वो सारी की सारी जाली शादियाँ हैं और उनमें कोई भी रियलिटी नहीं है और मोस्टली उनमें गैर मज़हब के लोग होते हैं, यानी कि अगर लड़की मुसलमान है तो हिंदू या क्रिश्चियन वगैरह कम्युनिटी के लोगों को लेके वो उनको वक़्ती तौर पे वहाँ पे इसलिए और मज़हब के लोगों को साथ बिठाया जाता था कि वो निकाह वगैरह का मामला जो है वो तो ये फेक कर रहे होते थे। और जैसे ही प्रोग्राम खत्म होता था उनको उनकी अमाउंट्स कुछ एडवांस में दी जाती थी, कुछ बाद में दी जाती थी और निदा यासिर खुद कई ख़वातीन को इस तरीके से खरीद कर ये प्रोग्राम्स उन्होंने किए हुए हैं। इसके साथ-साथ बच्चों की अडॉप्शन का एक बहुत बड़ा मामला एफआईए ने अब जो तहकीकात की हैं उसमें सामने आया है कि जो बच्चे निदा यासिर के शो में दिए जाते थे कि जी ये बेऔलाद जोड़े हैं और इनकी गोद भरनी है और इनको ये बच्चे बरनी ट्रस्ट की तरफ से सारम बरनी इंटरनेशनल ट्रस्ट की तरफ से दिए जा रहे हैं। अडॉप्शन वाला मामला सारा जो है वो 3-3 4-4 घंटे का प्रोग्राम किया जाता था। उसके अंदर बड़े इमोशनल सीन भी होते थे जो सारम बरनी है, उनकी जो अहलिया हैं आलिया बरनी उनको और ये निदा यासिर भी उसमें रोना-धोना भी करती थी कि जी ये पेरेंट्स हैं और इनके पास बच्चा नहीं है, इन्हें हम बच्चा अडॉप्ट करवा रहे हैं। लेकिन जैसे ही प्रोग्राम खत्म होता था, वो बच्चा उनसे फ़ौरी तौर पे वापस ले लिया जाता था और इस हवाले से एफआईए ने 164 के बयानात पहले भी अदालत के सामने जमा करवाए हैं और मज़ीद बयानात जो हैं 7 बच्चों के मज़ीद 164 के बयान तैयार हैं कि किस तरीके से उन बच्चों को अडॉप्शन के नाम पे इस्तेमाल किया गया, वो फैमिलीज़ को दिए नहीं गए और जैसे ही प्रोग्राम खत्म होता था, वो बच्चा ले लिया जाता तो उसके 164 के जो बयान सामने आए हैं, उनमें बहुत सी ख़वातीन ये भी बता रही हैं, जो बयानात कलमबंद करवाए जा रहे हैं, कि हमें शो के अंदर तो बच्चा दे दिया जाता था, लेकिन जैसे ही शो खत्म होता था, बच्चा ले लेते थे और अगर हम उसका क्लेम करते थे, जैसे कि जो निदा यासिर है उससे क्लेम करते थे कि बच्चा हमें दिया गया और आप वापस माँग रहे हो और अगर बच्चा जैसे कोई वापस नहीं देना चाहता था, आगे से बज़िद हो जाता था कि हम बच्चा वापस नहीं देंगे, हमने तो प्रोग्राम में आके अडॉप्ट किया है।
उसे कहा जाता था कि वो 6 से 10 लाख या 15 लाख रुपए जो है वो इदारे को दे, तो फिर वो बच्चा रख सकता है, और अगर वो पैसे नहीं देगा तो वो बच्चा नहीं रख सकता। सो ये एक पैसे बटोरने का सबसे बड़ा तरीका था। दूसरी बात ये थी कि वो जो बच्चे थे वो भी कहीं से इन्होंने फर्ज़ी बच्चे लिए होते थे, सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोग्राम के अंदर ये दिखाने के लिए, ताकि इस ये जो इनका शेल्टर होम था, जो इनकी एनजीओ है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल इंटरनेशनल लेवल से फंडिंग मिले, और अमेरिका के अंदर जो इनकी तहकीकात हो रही हैं, उनमें भी कुछ चीज़ें अब निकल के सामने आई हैं कि जो बच्चियाँ वहाँ पे दी गई हैं, क्योंकि बर्नी ट्रस्ट जो है इसने बच्चियाँ ज़्यादा जो हैं वो अडॉप्ट करवाई हैं, बच्चे बहुत कम अडॉप्ट करवाए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल एफआईए उठा रही है कि बच्चियाँ क्यों ज़्यादा जो हैं वो बाहर के ममालिक स्मगल की गई हैं। सो उसकी एक रीज़न ये भी आ रही है कि जिन लोगों के बच्चे हैं 4-4 5-5, उनको ये सारम बर्नी ने दोबारा से 2-2 बच्चियाँ भी दे रखी हैं। अब वो उन बच्चियों का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं या उनका क्या इस्तेमाल किया है, वो एक अपनी जगह पे बहुत बड़ा सवाल है। इसके साथ-साथ बच्चों के अज़ा के हवाले से चीज़ें सामने आ रही हैं कि बच्चों के जो अज़ा हैं, उनको भी फ़रोख्त किया जाता था बाहर के ममालिक में। ये बहुत महँगे बच्चों के जो अज़ा हैं, इंसानी अज़ा जो होते हैं वो बिकते हैं। सो ये चीज़ भी एक सामने आ रही है, और इस पे एफआईए बहुत ज़्यादा संजीदगी से तहकीकात कर रही है, और इसके लिए भी कहा ये जा रहा है कि बहुत सारे प्रूफ जो हैं वो एफआईए के हाथ लग चुके हैं, क्योंकि अमेरिकन कॉन्सुलेट ने खुद डायरेक्ट ये तमाम एविडेंस जो हैं वो हुकूमत पाकिस्तान को दिए और एफआईए को इसमें इन्वॉल्व किया, और गुज़श्ता 1 साल से जून 2023 से इनकी हर तरह की नक़्लो-हरकत, इनके ट्रस्ट की, सारम भरनी की एक्टिविटीज़, सारम भरनी की अहलिया जो आलिया हैं, उनकी एक्टिविटीज़, इन सारी चीज़ों को देखा जा रहा था कि ये कहाँ से बच्चा लेते हैं, और फिर उसका वीज़ा प्रोसेस चेक किया जाता था। फिर जो हलफ़नामे हैं, जो एफ़िडेविट हैं, उनमें इतने तज़ाद हैं कि एक-एक बच्चे के 4-4 हलफ़नामे फ़ेक बना रखे हैं। इसी तरह एफ़िडेविट डिफरेंट बना रखे हैं, और झूठ पे झूठ बोला गया है। किसी में ये मौक़िफ़ है कि जी बच्चा वो बाहर छोड़ गए इदारे के, किसी में मौक़िफ़ है कि फ़ेसबुक के ज़रिए बच्चा जो है वो लिया गया है। किसी में है कि जी ये बच्चा लावारिस था, ये किसी से लिया गया है। हालाँकि इन सब बच्चों के वालिदैन जो हैं वो मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, और इन बच्चों को लावारिस और इस तरीके से ये शो किया जाता था, और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स वगैरह में भी बच्चे फेक तरीके से अडॉप्ट करवाए जाते थे, और उन बच्चों को सारम बरनी जो हैं, वो बाहर ले जाकर देते थे और भारी उनके डॉलर्स वगैरह लेते थे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो किसी को बच्चा अडॉप्ट नहीं करवाते थे। सो निदा यासिर की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो निदा यासिर जो मॉर्निंग शो के अंदर शादियाँ वगैरह करवाती रही हैं, सारम बरनी ट्रस्ट की बहुत ज़्यादा शादियाँ हैं जो कि निदा यासिर ने करवाई, और वो 4-4 घंटे के प्रोग्राम चलते थे, मुख्तलिफ एपिसोड होती थी, और इसके साथ-साथ न उसके अंदर मुख्तलिफ गेस्ट जो बुलाए जाते थे, उनको भी अब बताया जा रहा है कि काफ़ी ओब्लाइज किया जाता था सारम बरनी इंटरनेशनल ट्रस्ट की तरफ से, और इसी तरह उसमें ठीक-ठाक एक अमाउंट का हिस्सा जो है वो निदा यासिर का होता था। इसके साथ-साथ निदा यासिर को बाहर के ममालिक के दौरों पे फ्री में भेजा जाता था, स्पॉन्सर्ड करके, और साथ ही साथ जो निदा यासिर वहाँ पे शॉपिंग करती थी ढेरों, वो भी इनकी फ्री ऑफ कॉस्ट होती थी। सो ये अडॉप्शन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंसानी अज़ा की स्मगलिंग, बच्चों को बाहर के ममालिक में ले जाकर उनके अज़ा वगैरह बेचना, और अडॉप्शन के नाम के ऊपर बच्चों की ये जो खरीदो-फ़रोख्त की जा रही है, ये तमाम चीज़ें जो हैं इस वक़्त एफआईए की जो तहकीकाती रिपोर्ट है उसके अंदर इनके वाज़ेह सबूत मिल रहे हैं। क्योंकि इसका जो एक इंटरिम चालान है वो अदालत के अंदर कुछ रोज़ पहले पेश किया गया था, जिसमें कि 164 के बयानात जो हैं गवाहान के, वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल थे, और उन गवाहों ने ना सिर्फ़ वो 164 के बयान वहाँ पे कलमबंद करवाए, बल्कि जज साहब को और भी बहुत कुछ बताया कि उनके साथ सारम बरनी क्या करते रहे। फिर उसके बाद जो निदा यासिर के प्रोग्राम के जो प्रोड्यूसर हैं, और इसी तरह जो इकरारुल हसन के सरेआम प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं कामरान, ये जो दोनों प्रोड्यूसर हैं, ये भी इस मामले में इनसे भी तहकीकात की जा रही हैं, क्योंकि जो भी ये सारा प्रोग्राम होता था फेक, और जो भी ये सब कुछ किया जाता था, प्रोड्यूसर उसमें इन्वॉल्व होते थे, और उनको पता होता था कि ये सब फेक हो रहा है, और अगर बाद में कोई अपना बच्चा माँगने, जैसे कि कामरान जो प्रोड्यूसर है सरेआम का, जो कि इकरार प्रोग्राम करते हैं,
तो वो उनके पास कोई फैमिली गई कि जी हमें बच्चा अडॉप्ट करवाया, अब हमें दें, आप वापस क्यों ले रहे हैं? 6 लाख हमारे पास नहीं है कि हम 6 लाख दें, तो बच्चा भी हम वापस नहीं करेंगे। जिस पे जो ये कामरान हैं, प्रोड्यूसर सरेआम के, इन्होंने उनको बाकायदा थ्रेट किया, उनको धमकियाँ दी और उनसे कहा कि वो कहीं छुप जाएँ, उनको कत्ल ना कर दिया जाए, आप बरनी ट्रस्ट में छुप जाओ जाके। वो 4 रातें सारम बरनी ट्रस्ट में रहे। 1 रात उनको इन लोगों ने गेस्ट हाउस में रखा, उनको बहुत ज़्यादा इन्होंने डराया-धमकाया कि आपकी जान को खतरा है, सिर्फ़ इसलिए कि वो बच्ची जो है वो कहीं हमसे क्लेम ना कर दें कि भई आपने प्रोग्राम में दी थी। तो इस तरीके से उन्हें डरा-धमका के भई आपकी तो जान भी जा सकती है। तो ये इकरारुल हसन का जो मामला है इसमें, और निदा यासिर का, और साथ में 2 प्रोड्यूसर, ये काफ़ी इस मामले में इन्वॉल्व नज़र आते हैं। चेक काफ़ी सारे इन लोगों ने इस ट्रस्ट से ले रखे हैं और माली फ़ायदे उठाते रहे हैं, बाहर के ममालिक के दौरे वग़ैरह भी हैं। सो ये सारी चीज़ें जो हैं, एक संगीन मसला है। और चूँकि इसकी जो कंप्लेन है इस केस की, वो अमेरिकन कॉन्सुलेट की तरफ से की गई थी, तो इसकी जो तहकीकात हैं वो एफआईए इस वक़्त फेयर और फ़ास्ट तरीके से कर रहा है कि स्पीडी इसमें सारी चीज़ों को देखा जा रहा है कि एविडेंस की जो कलेक्शन है वो बहुत ही स्पीडी तरीके से हो, ताकि इसका ट्रायल जल्दी मुकम्मल हो। और एफआईए की कोशिश है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा जो है वो सारम बन्नी को सुनवाई जाए। दूसरी तरफ अगर हम सारम बन्नी को देखते हैं, तो वो मुख्तलिफ मीडिया टॉक्स में तो ये ज़रूर क्लेम करते नज़र आते हैं कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने तो बहुत अच्छे काम किए हैं, मैंने तो कभी अपने बालों को काला नहीं किया, मैं काम कैसे काला करूँगा? अपने भाई के ऊपर वो इंसार बरनी पे एलिगेशन लगाते रहे कि जी ये सब कुछ करवा रहे हैं मेरे खिलाफ। चले माना ये सब कुछ हो रहा है, उनके खिलाफ हो रहा है। मीडिया भी उनके खिलाफ हो गया, मीडिया भी उनका, उन्होंने कहा जी ट्रायल कर रहा है, सारी बातें अपनी जगह पे सच हैं। सिर्फ़ मुख़्तसर सी बात इतनी है कि एफआईए उनसे हलफ़नामे माँग रही है कि उनको हलफ़नामे दिए जाएँ और जो बच्चों के एफ़िडेविट हैं ओरिजिनल, वो दिए जाएँ। वो सारी चीज़ें अभी तक क्यों नहीं दी गई? इतने दिन गुज़र गए हैं, अगर तो ज़मानत मतलूब थी और ज़मानत करवानी थी, जो उनके इदारे के लोग थे वो फ़ेर हैं और इदारा भी फ़ेर काम कर रहा था, तो फिर सबूत जो हैं वो एफआईए के सामने क्यों नहीं रखे गए? उनके साथ कोऑपरेट क्यों नहीं किया जा रहा? एफआईए के साथ सारंग बरनी साहब जो हैं, वो अपने जो उनके अकाउंट्स हैं, उनकी मालूमात शेयर करने को तैयार नहीं हैं, कि उनमें से भी बहुत सारी चीज़ें जो फंडिंग्स वगैरह होती हैं, या ये जिन लोगों को आगे पैसे देते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात आ रहे हैं, तो वो चीज़ें ना कहीं सामने आ जाएँ, तो ये उनके साथ ताउन नहीं कर रहे। तो इट्स मीन कि कुछ ना कुछ कहीं न कहीं गलत ज़रूर है इस पूरे मामले में। सो सिर्फ़ ज़ुबानी कलामी कहना कि हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, इदारे को बदनाम किया जा रहा है या हमारी साख को ख़राब किया जा रहा है, तो ये ज़ुबानी कलामी मामला जो है अब हल होने वाला नहीं है। जिस तरीके से सारम बरनी साहब समझ रहे थे, या उनकी वुकला टीम के बस जी आज पकड़ा है और कल उनकी ज़मानत हो जाएगी और सारा मामला ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये काफ़ी संगीन मामला है और इसको, ये जितने भी इल्लीगल तरीके, जैसे कि फेक वहाँ पे हलफनामे हैं या एफिडेविट गलत बनाए गए हैं, और बच्चे और बच्चियों की बिलखुसूस जो स्मगलिंग के बारे में मामलात आ रहे हैं कि उन्हें बाहर के मुल्क स्मगल किया जाता रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये एफआईए के शक को इन्होंने यकीन में तब बदल दिया जब इनके दफ्तर के 3 लोग, जो कि मेन लोग थे इंचार्ज, वो गायब हुए हैं और वो अभी तक जो है उनका कोई सुराग ही कहीं से नहीं लग रहा है। सो ये सारम बरनी के जो ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से ये लोग उनके साथ मामनत करते रहे हैं, चाहे वो फिर निदा यासिर थी या इकरारुल हसन है या प्रोग्राम्स के प्रोड्यूसर हैं या उनके अपने इदारे के अंदर कुछ लोग हैं, तो वो एफआईए का इस बारे में कहना है कि किसी के साथ किसी किस्म की कोई नरमी नहीं होगी, सबके साथ बड़े सख्त तरीके से निपटा जाएगा, क्योंकि इंसानी स्मगलिंग, बच्चों को बैरून ममालिक स्मगल करना, इसके ऊपर जो है वो बहुत सख्त नोटिस लिया जाएगा। ये बड़ा संगीन मसला है। अगर अभी इसकी सज़ा नहीं दी जाती, तो ये मामला जो है फिर ये ओपनली लोग करना शुरू हो जाएँगे, जो कि एक संगीन मसला है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये अब निदा यासिर जो है वो भी सारम बरनी को मकबूल करने में बड़ी पेश-पेश रही हैं, अपने स्क्रीन टाइम देती थी, ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को अपने प्रोग्राम्स में बुलाती थी, और निदा यासिर ने भी इस ट्रस्ट से काफ़ी कमीशन में कमाया है पैसा। अब एफआईए की एक रिपोर्ट ये भी आ रही है, और इसके साथ-साथ जो है अभी मॉर्निंग शोज़ के अंदर जो जाली शादियाँ पकड़ी गई हैं,
और लड़कियों की खरीदो-फ़रोख्त की जाती थी और उसके बदले में उनके मुँह बंद करने के लिए उन्हें पैसे दिए जाते थे। तो वो पैसे जो हैं वो ये सारंगबरनी ट्रस्ट देता था और उसके बदले इनको बहुत सारे पैसे जो हैं वो अमेरिका से भी मिल जाते थे क्योंकि बच्चों को वहाँ ये फ़रोख्त करते रहे हैं। और उसकी रसीदें जो हैं वो एफआईए के पास मौजूद हैं, अदालत के सामने भी रखी गई हैं। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनके गले अभी ये हतमी जो फाइनल चालान है पेश हो जाए तो फिर इनके गले पड़ेंगी। इसके साथ-साथ एक ख़तून अब सामने आई है, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें कि वो ख़तून ने इल्ज़ाम लगाया है सारंगबरनी के ऊपर कि मैं यूके में रहती थी और यहाँ पाकिस्तान में मुझे किसी लड़के से मोहब्बत हो गई, मैं यहाँ आ गई और मैंने उस लड़के से शादी कर ली, उसमें से मेरे 2 बच्चे हुए और फिर उसने मुझे 2-3 साल बाद जो है वो डाइवोर्स कर दी। फिर मैं खुदकशी करना चाहती थी और बरतानिया जाने की कोशिश की, नहीं जा सकी तो मैं खुदकशी करना चाहती थी। वहाँ से मुझे किसी ने इस सारंगबरनी ट्रस्ट का बताया, मैं वहाँ चली गई और सारंगबरनी ट्रस्ट में जब मैं चली गई, तो फिर वहाँ पे सारंगबरनी ने मेरे से पासपोर्ट ले लिया और वो मुझे वहाँ पे मजबूर करते रहे कि मेरे साथ शादी करो या इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे बड़े ही संगीन इल्ज़ामात हैं जो सारंगबरनी पे इस खातून ने लगाए हैं। और इस खातून ने ये पूरी कहानी जो है वो बना के बताई है कि जी 2011 में फिर इसकी डाइवोर्स हुई और अब इसको डाइवोर्स को भी 12-13 साल हो गए हैं, ये पाकिस्तान में रह रही है। उसका कहना है कि उसकी जितनी डॉक्यूमेंटेशन थी यूके की, जो उसका पासपोर्ट था, जो चीज़ें थी, सब सारंगबरनी ने ले ली थी और जब वो जाना चाहती थी, तो वो उनको जाने नहीं देते थे और कहते थे कि मेरे साथ शादी करो। ये इंसान की शक्ल में एक शैतान है, ये भेड़िया है, समाजी कारकुन का इसने अपने मुँह पे निकाब डाल रखा है। ये आयशा नामी जो ख़तून है, ये इसने संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो एक एक पेज के ऊपर लिखी हुई थी, देख के पढ़ रही थी। अब ये सारी चीज़ें चेक की जाएँगी कि ये ख़तून फ़ेक है या रियल है या क्या इस असल क्या मामला है? क्या इसके पास कोई एविडेंस है कि ये सारंगबरनी ट्रस्ट में रहती रही है या कोई मामला था? इन चीज़ों को ज़ाहिर है एफआईए अब चेक करेगी और ये जो एफआईए की तरफ से इनकी तहकीकात की जा रही हैं, उसमें हुमैरा, हुमा और जो सौलत हैं, ये मतलूब हैं इस वक़्त और एफआईए का कहना है कि हलफ़नामे और हलफ़नामों के साथ-साथ जो बच्चों के एफ़िडेविट हैं, अभी तक हमारे हाथ में कोई चीज़ नहीं दी गई और इसके साथ-साथ इकरारुल हसन और निदा यासिर जो हैं, उनको भी पूछ-गिछ की जा रही है। तहकीकात के दायरे-कार को मज़ीद वसी किया गया है, क्योंकि जो जज साहिब हैं, जिन्होंने सारंगबरनी को ज़मानत देनी थी, वो 1 महीने की छुट्टी पे जा चुके हैं और 1 महीना अब ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी कि फिर इसका जो हतमी चालान है वो सामने आएगा। देखते हैं इसमें कौन-कौन फँसता है। इंशाल्लाह साथ-साथ इसकी अपडेट्स आती रहेंगी, मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।